जय हिंद दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूँ आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और हमारा टॉपिक सौर मंडल चल रहा है और हमने सौर मंडल में सूर्य पढ़ लिया, 7 ग्रह पढ़ लिए, पृथ्वी हमने छोड़ दी है। अभी पृथ्वी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और पूरी तरीके से पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं आज चंद्रमा। देखिए मून, चंद्रमा बहुत ही प्यारा लगता है, रोज आप देखते होंगे आसमान में चंद्रमा को। ठीक है, लोगों ने कविताएं बनाई हैं, उपमाएं दी हैं चंद्रमा के बारे में। तो आइए हम जानते हैं चंद्रमा को कि आखिर चंद्रमा बना कैसे, चंद्रमा पर क्या क्या कंडीशन है और चंद्रमा कैसे व्यवहार करता है पृथ्वी के साथ और कैसे चक्कर लगाता है। देखिए, अब मैं इससे पहले आपको पढ़ाऊं चंद्रमा, तो आइए मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा है कि जो लोग महान सपने देखते हैं उनके महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। और मेरे दोस्तों देखिए, जब बैट्समैन किसी फील्ड में उतरता है बैटिंग करने के लिए, तो नॉर्मल कंडीशन में तो हर बैट्समैन बैटिंग कर लेता है। जो विषम परिस्थितियों में, जब टीम को ज़रूरत हो, विषम परिस्थिति में अगर बैटिंग करे तो वो वही महान बैट्समैन कहलाता है। तो अगर ज़िंदगी में आपके परिस्थितियां विषम आती हैं तो आप अगर उनसे लड़ जाते हैं तभी आप बेहतर इंसान हैं, वरना नॉर्मल जिंदगी तो हर इंसान जी रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आइए पढ़िए मेरे साथ चंद्रमा को। देखिए हम चंद्रमा को जानते हैं, चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए आज से 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी नई बनी थी, तब क्या हुआ था कि एक थिया नाम का एक ग्रह था जो कि मंगल ग्रह के आकार का था। वो हमारी पृथ्वी से टकराया, टकराने के बाद जो हल्के कण थे, हल्के द्रव्यमान वाले चट्टानें थी, वो सब बिखर गई आसमान में और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गई और हमारा चंद्रमा बन गया। कहते हैं वैज्ञानिक चंद्रमा का हमारी पृथ्वी पर जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी से 1.5 सेंटीमीटर के करीब हर साल पीछे हटता चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि चंद्रमा हमारे काफ़ी दूर चला जाएगा। ठीक है, और इसके कारण उसके जो है परिक्रमा काल भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए आइए जानते हैं फिलहाल चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है। तो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की बात करें इसकी, तो न्यूनतम दूरी मेरे दोस्तों 3,63,300 किलोमीटर है। ये न्यूनतम दूरी है जो सबसे कम दूरी है। और अगर हम अधिकतम दूरी की बात करें मेरे दोस्तों तो 4,05,500 किलोमीटर है, 4,05,500 किलोमीटर है। और अगर औसत दूरी की बात करें, एवरेज दूरी, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर इसकी एवरेज डिस्टेंस है। देखिए अब मेरे दोस्तों आइए जानते हैं। देखिए चंद्रमा पर चंद्रमा का व्यास कितना है, 3,475 किलोमीटर इसका व्यास है। 3,475 किलोमीटर इसका व्यास है। देखिए पृथ्वी से देखने पर हमें केवल चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। और एक बात और समझ लीजिए, देखिए चंद्रमा जो है अपनी जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में परिक्रमा करता है। और इतने ही देर में ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। और इसी कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी से हमेशा इसकी एक ही साइड दिखाई देती है, दूसरी साइड हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इसी को हम टाइडल लॉक इफेक्ट कहते हैं। देखिए अगर किसी तारे का अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, जितनी देर में वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है उतनी देर में अगर वो तारे के चारों ओर घूम रहा है तो वो ग्रह टाइडल लॉक बोला जाता है। उस ग्रह को हम टाइडली लॉक बोलते हैं। ठीक, तो उसका एक सिरा हमेशा तारे की तरफ रहेगा, ऐसे ही एक सिरा हमेशा चंद्रमा की तरफ रहता है। देखिए आइए जानते हैं अब कुछ और बातें हैं। देखिए उपभू कंडीशन क्या होती है। देखिए उपभू कंडीशन में क्या होता है मेरे दोस्तों, उपभू कंडीशन वो है कि जब चंद्रमा हमारे सबसे निकटतम होता है, धरती के सबसे निकटतम होता है, तो उस दूरी को हम, उस घटना को हम उपभू कहते हैं। और इस समय क्या होता है कि ज्वारोत्पादक जो बल है वो सबसे ज्यादा होता है। देखिए उस समय ज्वार बहुत तेजी से उठते हैं और उनकी ऊंचाई जो है और बड़ा जो प्रबलता होती है, ठीक है, वो ज्वार की 15 से 20% बड़ा होता है ज्वार हमारे पृथ्वी पर। देखिए ज्वार क्या होता है, ज्वार वो होता है जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसे ज्वार बोलते हैं। ठीक है, तटों पर ऊपर उठता है, तटों पर आ जाता है तो उसे ज्वार बोलते हैं। और जब समुद्र का पानी वापस नीचे चला जाता है, वापस अपनी सतह पर आ जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं ज्वार भाटा तो समझ गए हम। तो ज्वार कब आता है, तीव्र ज्वार जब चंद्रमा हमारे सबसे करीब होता है, इसको हम उपभू कंडीशन बोलते हैं। और एक होती है अपभू कंडीशन। ठीक, अपभू कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो है चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होता है
अधिकतम दूरी पर होता है पृथ्वी से, और ज्वारोत्पादक बल जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक, क्योंकि उसका जब दूरी पर होगा तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर न्यूनतम लगेगा, और ज्वार भाटा जो आते हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही आते हैं। तो ज्वार उत्पादक बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या होगा, बात एक ही है, तो दोनों जो है कम ही लगेंगे, और जब कम लगेंगे न्यूनतम होंगे तो क्या होगा, ज्वार जो है बहुत छोटा हो जाएगा, और 20% लगभग छोटा होता है ज्वार। ठीक, आइए और बातें जान लेते हैं। देखिए वायुमंडल इस पर नहीं है मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि ध्वनि के लिए वायु किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो वहां पर वायु नहीं है, तो हम जो आपस में बातें सुन पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर वायु है, तो हम जब आपस में बोलते हैं तो ध्वनि के कण जो है वायु को कंपन कर देते, ध्वनि जो है वायु के कणों को कंपन कर देती है, और फिर हम जो है उसी कंपन को अपने कानों के द्वारा सुन पाते हैं और ध्वनि सुन पाते हैं। लेकिन वहां पर वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर जो है चंद्रमा पर कोई भी आपस में बात सीधे नहीं कर सकता, उसके लिए रेडियो उपकरण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसी की मदद से, रेडियो तरंगों की मदद से बात होती है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो पृथ्वी का 1/6 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 1/6 है। ठीक है, और पृथ्वी के चंद्रमा पर एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते लोग, तो क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, और फिर वहां पर ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि के लिए वहां पर माध्यम चाहिए, तो वहां माध्यम ही नहीं है, तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, तो हम वहां पर एक दूसरे की आवाज सुन नहीं सकते। देखिए जब गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 है, तो मेरे दोस्तों क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई 60 किलो की वस्तु है तो कितने किलो की रह जाएगी, चंद्रमा पर 6 किलो की रह जाएगी। पृथ्वी पर 60 किलो की तो चंद्रमा पर 6 किलो की, पृथ्वी पर 36 किलो की, सॉरी अगर गलत बोल गया मैं, अगर पृथ्वी पर 60 किलो की है तो चंद्रमा पर 10 किलो की, अगर 36 किलो की है पृथ्वी पर तो वहां पर 6 किलो की हो जाएगी। ठीक है, 1/6 कर लीजिएगा आप, तो द्रव्यमान पता चल जाएगा चंद्रमा पर कितना है। अगर हम देखिए एक घटना होती है सुपरमून, मेरे दोस्तों सुपरमून में क्या होता है, देखिए समझ लीजिए सुपरमून क्या होता है। देखिए सुपरमून वो घटना है जब चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के बहुत समीप होता है, बहुत ज्यादा समीप होता है, तो क्या होता है चंद्रमा जो है हमको 14% तो बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, इसी को हम सुपरमून घटना कहते हैं। समझ लीजिए जब सबसे ज्यादा समीप होता है तो क्या होता है 14% तो अधिक बड़ा दिखाई देता है और 30% हमको ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, इसी को हम सुपरमून घटना कहते हैं। आइए देखिए ये घटना कब कब घटित हुई है, इनको जान लेते हैं। देखिए सुपरमून शब्द का जो प्रयोग किया रिचर्ड नोल्ले ने किया था। रिचर्ड नोल्ले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका सुपरमून का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। और देखिए सन 1982, सन 1999 और 27 सितंबर 2015 को क्या हुआ है कि अनेक भागों में सुपरमून की घटना देखी गई है। कब देखी गई है? सन 1982, सन 1999 और 27 सितंबर 2015, ये लेटेस्ट है। इसमें जो है अनेक भागों में इस धरती पर क्या देखी गई है, सुपरमून की घटना देखी गई है। और भविष्य में देखिए वैज्ञानिकों ने बताया 25 नवंबर 2034 को सुपरमून की घटना पुनः दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? 25 नवंबर 2034 को। देखिए अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं समझाने के लिए, अभी हमने केवल सुपरमून समझाया है, ठीक है, अभी ब्लड मून समझाना है और बहुत कुछ समझाना है। तो आइए आगे और कुछ पढ़ते हैं चंद्रमा के ही बारे में। आइए दोस्तों अब कुछ और जान लेते हैं, चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी रह गई थी उसको और जान लेते हैं। देखिए हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आप चिंता मत करिए, पढ़ते रहिए। देखिए आगे अब हम बताते हैं चंद्रमा पर एक जगह है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति सागर, क्या कहते हैं। देखिए जब आप चंद्रमा को ध्यान से देखेंगे रात में तो आपको दिखाई देगा चंद्रमा पर धब्बे नजर आते हैं, ठीक है। इन धब्बों में क्या है, देखिए ये क्रेटर हैं, गड्ढे हैं जिन पर प्रकाश नहीं पड़ पाता, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और ये हमको काले नजर आते हैं। जो बाकी सतह हमको ब्राइट नजर आती है यानी चमकीली नजर आती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित हो जाता है और वो चमकता है। लेकिन यहाँ पर गड्ढे होते हैं, क्रेटर होते हैं, वहां पर क्या होता है जब प्रकाश पड़ता है तो उसके अंदर पहुंच नहीं पाता और वो काले नजर आते हैं। तो देखिए ये जो एरिया होता है चंद्रमा का सामने वाला जो हम देखते हैं तो वहां पर धब्बे से नजर आते हैं काले काले काले, तो हम इनको क्या कहते हैं, शांति सागर या सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। देखिए अभी हमने सुपर मून पढ़ा, सुपर मून क्या होता है, अब पढ़ते हैं हम ब्लू मून क्या होता है। देखिए ब्लू मून का संबंध ये जान लीजिए
नीले चंद्रमा से नहीं है कि आप अब कभी आप ये सोचें कि चंद्रमा नीला होता है तो उसको हम ब्लू मून बोलते हैं। देखिए ब्लू मून का मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए चंद्रमा की जो एक महीना होता है वो 29.5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का। और वर्ष में कितनी पूर्णिमा होती है? 12 पूर्णिमा होती हैं। जब आप 29.5 को 12 से गुणा करेंगे तो आपके पास 354 दिन आएंगे। लेकिन वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। हमारे पास कितने दिन बच गए? 11 दिन बच गए फिर भी। ठीक है, एक वर्ष में हमारे पास 11 दिन बच गए और 12 पूर्णिमा हो चुकी हैं। लेकिन फिर क्या होता है, अगर हम 11 दिन को देखिए 2.7154 वर्ष को अगर हम 11 से गुणा करें तो हमारे पास 29.5 दिन आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 2.7154 वर्ष बाद क्या होता है, एक वर्ष में 13 पूर्णिमा होती हैं। ठीक है, कितनी पूर्णिमा होती हैं? 13। तो जिस महीने में ऐसा होगा 13 पूर्णिमा जब होंगी, वैसे तो वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन जब 13 पूर्णिमा हो जाएंगी तो एक महीने में 2 पूर्णिमा आएंगी। एक महीने में कितनी पूर्णिमा पड़ेंगी? 2 पूर्णिमा पड़ेंगी। तो क्या होता है, ये पूर्णिमा जो होती है 31 दिन के अंदर अंदर पड़ जाती हैं। ठीक है, और जो पहली पूर्णिमा होती है उसको तो फुल मून पूर्णिमा बोलेंगे, और जो दूसरी पूर्णिमा पड़ेगी उसी महीने में उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। अब देखिए ये घटना हुई कब कब है? सन 2009 में 2 दिसंबर तथा 31 दिसंबर। सन 2009 की बात है, 2 दिसंबर और 31 दिसंबर। दिसंबर के महीने में 2 पूर्णिमा पड़ी, 2 दिसंबर को और 31 दिसंबर को। ठीक, तो ये जो अतिरिक्त पूर्णिमा 31 दिसंबर को पड़ी इसको हम जो है ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सन 2018 में क्या हुआ, 2 जनवरी व 31 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी व 31 जनवरी को 2 पूर्णिमा पड़ी। 2 जनवरी को फुल मून यानी पूर्णिमा थी और 31 जनवरी वाली पूर्णिमा को जो चांद दिखा उसको हम ब्लू मून बोल देते हैं। इसका संबंध ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार और, ब्लू मून का संबंध नीले चंद्रमा से नहीं है, एक अतिरिक्त पूर्णिमा को ही ब्लू मून कहते हैं जो महीने में पड़ती है। ठीक, आगे देखिए एक होता है ब्लू मून ईयर। देखिए समझ लीजिए जिस ईयर में ब्लू मून होगा समझ लीजिए उस ईयर को हम ब्लू मून ईयर कहेंगे। एक होता है ब्लड मून, रक्त मून। इसे पहले भी मैं समझा चुका हूं, एक बार फिर मैं आपको यहां समझा देता हूं। जब कभी भी चंद्र ग्रहण होता है तो मेरे दोस्तों चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जब जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा, देखिए चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो जैसे चंद्र ग्रहण होने वाला होता है तो पृथ्वी के वायुमंडल से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और लाल रंग जो है प्रकीर्णित नहीं हो पाता वायुमंडल में और वो सीधे चंद्रमा पर जाकर पड़ता है। बाकी सारे कलर जो हैं रिफ्लेक्ट होकर प्रकीर्णित हो जाते हैं और फिर क्या होता है, जब लाल रंग चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा हमको लाल रंग का दिखाई देता है। इसी को हम ब्लड मून या रक्त मून बोलते हैं, रक्त चंद्रमा बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए मानव भी पहुंच चुका है चंद्रमा पर। तो देखिए कब पहुंचा, 20 जुलाई 1969 की बात है। ये डेट याद रख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन, ये अमेरिका द्वारा भेजा गया था अपोलो 11 मिशन। इसमें 3 जो है एस्ट्रोनॉट थे, यानी कि 3 वैज्ञानिक थे, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस, एडविन बज एल्ड्रिन। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस, ठीक, एडविन बज एल्ड्रिन। तो देखिए हुआ क्या, नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो उनके पैरों के निशान करोड़ों साल तक चंद्रमा पर बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन गए थे और नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। देखिए भारत ने भी चंद्रमा पर मिशन भेजे हैं, हमारा है चंद्रयान 1। ठीक, चंद्रयान 1 पूर्णतः सफल रहा है और 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ था। और उस रॉकेट का नाम क्या था, PSLV C11। PSLV C11 के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और 8 नवंबर 2008 को ये पहुंच गया था। और ये एक ऑर्बिट मिशन था जिसके अंदर क्या था,
एक जो है उपग्रह टाइप उपकरण था, उसने चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाया था और हमें जानकारी दी थी। और खुशी की बात यह है कि भारत ने ही सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। और देखिए समझ लीजिए, भारत का ही चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था हमारी धरती से। और ठीक है, और इसमें क्या था, एक ऑर्बिटर था जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और एक लैंडर था जो कि लैंड होता है धरती पर, उस पर चांद की सतह पर लैंड होना था, वो था विक्रम। उसका नाम क्या था, विक्रम। और उसके अंदर, लैंडर के अंदर एक रोवर था, उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था, प्रज्ञान रोवर। ठीक, और ये 20 अगस्त 2019 को पहुंचा कहां पर, चांद के वातावरण में पहुंचा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए जब ये पहुंचा तो उसके बाद जैसे ही विक्रम लैंडर ने लैंडिंग करनी चाहिए, लास्ट समय पर ये अपना जो है इससे कम्युनिकेशन खत्म हो गया, हमारा कम्युनिकेशन टूट गया, और फिर ये जाकर चांद की सतह से टकरा गया। लेकिन ऑर्बिटर आज भी चांद का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, चांद के चारों ओर घूम रहा है और हमको जानकारी दे रहा है। ये पूर्णतः सफल नहीं रहा, लेकिन वैज्ञानिक मानते 70-80% ये सफल माना गया है ये मिशन। ठीक, इसमें रोवर था प्रज्ञान, वो भी खत्म हो गया, उसी के साथ चला गया। ठीक, अब देखिए इसका रॉकेट जो था जिससे छोड़ा गया था उसका नाम था GSLV मार्क थर्ड M1, GSLV मार्क थर्ड M1, GSLV मार्क थर्ड M1 रॉकेट था। देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत ने एक तो चांद पर पानी की खोज की, और दूसरी बात भारत थोड़ी सी कमी रह गई हमारी बस, लेकिन हम जो है सफल हो ही चुके थे। लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें अपनी स्पेस एजेंसी पर गर्व है कि वो बहुत आगे तेजी से काम कर रही है और आगे भविष्य में करती रहेगी। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। अब देखिए आखिरी मानव मिशन 1972 में था, ठीक है, नासा का 1972 में आखिरी मानव मिशन था, और इसमें अपोलो 17 इसका मिशन का नाम था, अपोलो 17। और यूजिन सेरनन आखिरी व्यक्ति थे जो चांद की सतह पर गए थे। यूजिन सेरनन आखिरी व्यक्ति थे जो चांद की सतह पर गए थे। देखिए अब चीन का भी एक अभी हाल ही में 23 नवंबर 2020 को ये गया था, और चीन का जो मिशन था वो था चांगई 5 था मिशन। और ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से छोड़ा गया था, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से छोड़ा गया था, और 23 नवंबर 2020 को छोड़ा गया था, और 1 दिसंबर 2020 को ये पहुंच गया। कहां पर, चांद की सतह पर पहुंच गया, और वहां से 2 किलो मिट्टी लेकर ये वापस भी आ गया। ये सफल रहा है इसका चीन का, ठीक है। इससे पहले वो चीन एक रोवर और एक लैंडर भी भेज चुका है वहां पर। ठीक, आगे देखिए एक सेलेनी जिसका उपनाम था कागुआ, एक सेलेनी जो है मिशन था उसका नाम उपनाम था कागुआ, और ये जापान का मिशन था। किसका था, जापान का, ये सन 2007 में लॉन्च हुआ था। मेरे दोस्तों चंद्रमा के बारे में इतनी ही जानकारी मैंने आपको दी। दोस्तों इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे हम पढ़ने वाले हैं उल्काएं क्या होती हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, बौने ग्रह क्या होते हैं। देखिए मेरी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नीचे वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, और अगर कोई कमी है तो उसको भी बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।